हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने वाले ग्राफिकल क्वेश्चंस इन काइनेमेटिक्स। ग्राफिकल क्वेश्चन इन काइनेमेटिक्स का मतलब यह है कि अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का यूज करके भी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ये सब फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम आपको उस इक्वेशंस देने की बजाय अगर हम ग्राफ प्रोवाइड कर दें और आपको कहें कि इस ग्राफ को देख के आप डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब बताएं, तो उसको हम कहते हैं द ग्राफिकल क्वेश्चन बेस्ड इन काइनेमेटिक्स। तो ग्राफिकल पे स्टेट मूवमेंट करने से पहले हम थोड़े थोड़े आपको जो चीज़ें हैं एक बार फिर से ग्राफ का थोड़ा सा रिवीजन बात करेंगे। ग्राफ का रिवीजन देने के लिए हम 2-3 स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इस ग्राफिकल सेक्शन में। जिसमें सबसे पहली अगर बात करें तो वो हमारे पास आती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर हम इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, जिसमें हमें देख के कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेट लाइन बनती है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हम ये कहते हैं कि y और x की दोनों की पावर्स अगर चेक करिए जाए तो 1 1 है। जैसे v इक्वल्स टू u प्लस 80 है, यहाँ पे वेलोसिटी की पावर 1 है और टाइम की पावर भी 1 है। तो अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर कोई ग्राफ बना दिया जाए तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन मैं अगर यू टी तक ही रोक दूँ, एक बार हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगाता हूँ तो x की पावर भी 1 है और t की पावर 1 है। तो इसका मतलब x और टाइम के बीच में यहाँ भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन कैसे पता चलता है कि जब हमारे वेरिएबल दोनों की जो पावर्स हैं वो 1 1 रहती है तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनता है। तो स्ट्रेट लाइन का एक बेसिक सा इक्वेशन बना y इक्वल्स टू mx प्लस सी, जिसमें m हमारे पास यहाँ पे स्लोप है और स्लोप को कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि हम उसमें टेंजेंट लगा के tan थीटा पता करें। दूसरा तरीका होता है हमने दो y के कोऑर्डिनेट्स पिक करें और उनको दो x के कोऑर्डिनेट से आपस में माइनस करके रेशो कैलकुलेट करें, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इन दोनों तरीके से हम किसी भी तरीके से किसी भी एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप पता कर सकते हैं। तो ये वह स्ट्रेट लाइन कब बनेगी और उसकी स्लोप जब जरूरत आएगी तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ऐसा कहें, ये मैंने y एक्सिस कहा, ये मैंने x एक्सिस कहा और इसके ऊपर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना रखी है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे कोई एंगल 45 डिग्री बना रही है और आपको कहा जाता है इस लाइन के स्लोप पता करके बताएं। तो यू विल राइट द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री एंड 45 डिग्री मीन्स 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप आई है वो 1 आ गई है। सिमिलरली फिर से देखें, आपको फिर से एक क्वेश्चन दिया गया जिसके अंदर कोई लाइन इस तरह से बनाई गई, ये 0 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ से एंगल दिया गया 135 डिग्री। ऑलवेज ध्यान रखिएगा, आपको जो भी एंगल देखना है, जो भी एंगल दिया जाएगा या फिर जो भी आपको देखना है वो एंटी क्लॉकवाइज मैनर में होना चाहिए। वो इस तरह का बना हुआ नहीं होना चाहिए। इस तरह से बना हुआ एंगल हमको नहीं लेना है, हमने बाहर से एंगल लेना है जो कि एंटी क्लॉकवाइज मैनर में बनेगा। और यहाँ पे अगर स्लोप लिखी जाए तो विल जस्ट राइट एज tan ऑफ 135 डिग्री। अब कई बार क्या होता है, बच्चे जो हैं 135 डिग्री का आंसर देने में थोड़ा सा सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा या डिफ़िकल्ट है, तो हमें 90 डिग्री तक की टेबल में से कोई भी आंसर लिखना है तो बड़ा आसान लगता है। तो इस तरह के पार्ट में हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड में tan की वैल्यू माइनस होती है तो हमने एक बार माइनस लिख देना है यहाँ पे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा माइनस में होता है। और उसके बाद 180 डिग्री में से इस 135 डिग्री को माइनस करके जो भी एंगल बचता है उस एंगल का टेबल में से वैल्यू रख देना है। मीन्स आपको tan 45 डिग्री का वैल्यू रखना है जो कि 1 होता है। तो यहाँ से आपके पास स्लोप आ जाएगी -1। रिपीट, आपने 135 डिग्री एंगल देखा, जैसे 135 डिग्री एंगल देखा आपने देखना है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू माइनस होती है इसलिए आपने माइनस लगा दिया। उसके बाद 180 डिग्री में से इस एंगल को माइनस किया और देखा कि हमारे पास 45 डिग्री बचता है, तो आपने टेबल में से tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 वहाँ रख देनी है, जिससे आपकी स्लोप की वैल्यू आ गई -1।
सिमिलरली अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको एंगल में दिया जाए तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम फटाफट इसकी स्लोप लिख लेते हैं। अब हम कहते हैं लेट से वो एंगल में ना देके कुछ इस तरह की लाइन ली गई जिसके अंदर यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 0, यहाँ लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 6। ये आपके पास y है और ये आपके पास x है। इस तरह के कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन फिर कहता है आपको स्लोप पता करके बतानी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से एक ट्रायंगल पूरा कर लें और ये वाली हाइट पता करके देखें कितनी आती है। तो ये वाली हाइट आपके पास हो गई 6 माइनस ऑफ 2, ये दोनों के बीच का गैप हो गया 6 माइनस ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करके देखनी है तो ये आपके पास हो गई 2, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 0। तो हमारे पास स्लोप हो जाती है हाइट इज 4, यहाँ से थीटा देखा जाए तो tan थीटा, परपेंडिकुलर इज 4, बेस इज 2, तो स्लोप इज इक्वल्स टू 2। ये भी तरीका आप यूज कर सकते हैं स्लोप कैलकुलेट करने का। अगेन फिर से देखें, अब आपके पास क्या है, कोई एक लाइन इस तरह से बना दी गई, यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया और यहाँ पे 8 लिख दिया गया। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब आपको कहते हैं यहाँ पे भी स्लोप पता करके बताओ, तो आपने इस ट्राइंगल का ये वाला हाइट चेक किया, दिस इज कमिंग एज 8 माइनस 0, दिस इज कमिंग एज 4 माइनस 0। अब आपने इसकी स्लोप लिखनी है, स्लोप मतलब tan थीटा लिखना है। तो tan थीटा देखिए ये बाहर से लिखना पड़ेगा क्योंकि एंगल बाहर बनेगा और ये एंगल जो है बाहर जो बनेगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा बनेगा, इसलिए आपकी स्लोप आपको याद होना चाहिए माइनस में आएगी। ये जो स्लोप है ये हमारे पास माइनस में आएगी क्योंकि बाहर से लिखा गया है। अगेन इस ट्राइंगल का हाइट देखा जाए तो यू कैन जस्ट राइट एज 8, बेस देखा जाए 4, तो आंसर विल बी इक्वल्स टू -2। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह से मार्क करने पे ये जो एरोज हैं ये नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब इसके स्लोप जो है वो नेगेटिव है, और अगर इस तरह से एरो मार्क कर दें अगर हम और ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं स्लोप पॉजिटिव है। तो स्लोप नेगेटिव और पॉजिटिव को ढूंढना बहुत आसान है। आप ये एरो मार्क करके प्लस माइनस भी देख सकते हैं कि आपका आंसर प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए। अगर ये मार्क किए हुए एरो जैसे इसमें ऊपर जा रहे हैं तो प्लस में आएगी स्लोप, और इसमें नीचे आ रही है तो माइनस में आएगी स्लोप। और एक लास्ट पार्ट हम करते हैं, और आपको लगता है कोई एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी जो कि एक ट्रायंगल नहीं बना पा रही है, तो ये एरो जो है बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। सीधे जाने का मतलब ना तो y बढ़ रहा है और ना कम हो रहा है, तो इस केस में आपकी स्लोप जो होती है वो 0 होती है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा पार्ट हुआ कि अगर हम कोई भी आपको स्ट्रेट लाइन दी जाए तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, कैसे पता चलेगा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, और कैसे आप इसकी स्लोप को मार्क करेंगे। तो ये आपके पास ग्राफिकल सेक्शन के अंदर मूवमेंट करने के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया कि हम ग्राफ को पढ़ेंगे कैसे, कैसे रीड अप करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो आता है इसके अंदर जो हमें यूज आएगा दैट इज कॉल्ड पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन रहती है y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे y की पावर 1 होती है और x की पावर 2 होती है। तो अगर एक वेरिएबल की पावर 1 है और एक वेरिएबल की पावर 2 है तो हम वहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास पैराबोला बनेगा। रिपीट, किसी एक वेरिएबल की पावर 1 है और किसी एक वेरिएबल की पावर 2 है तो हम कहते हैं यहाँ पैराबोला बनेगा। पैराबोला को जब ड्रॉ किया जाता है तो हम यहाँ पे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है और हमें इसके बीच में ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे y की पावर अगर चेक की जाए, पावर ऑफ y देखा जाए तो 1 है, और इसी तरह से अगर आपको कहा जाए व्हाट इज़ द पावर ऑफ x तो आप यहाँ कहेंगे 2 है। तो पावर हमारे पास 1 है और पावर हमारे पास 2 है। पैराबोला की स्ट्रक्चर होती कैसी हैं, या तो इस तरह से हम बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से कोई भी स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं पैराबोला की, ऐसी भी बन सकती है। ठीक है, पैराबोला कैसा भी बन सकता है। यहाँ पे इस जगह पे देखा जाए तो ये पैराबोला का ऐसे एक बाउल जैसे ओपन होता है उस तरह का पार्ट हो रहा है, तो इसको हम ये कह सकते हैं ये एक तरह से पैराबोला का माउथ है जो कि ऊपर की तरफ ओपन है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कहते हैं पैराबोला का एक माउथ है जो कि इस तरफ ओपन है, ये भी एक पैराबोला का माउथ है जो कि नीचे की तरफ ओपन है। तो आपको पैराबोला बनाने में अगर डिफ़िकल्टी है और आपको नहीं पता चले पैराबोला कैसे बनाना है तो इस तरह से एक चीज़ याद रखेंगे, ओपन द माउथ ऑफ पैराबोला
टूवर्ड्स वेरिएबल ऑफ 1 पावर। ऐसे वेरिएबल की तरफ इसका माउथ ओपन करना है जिसकी पावर 1 है। अब यहाँ चेक करें तो हमारे पास वेरिएबल जो है y है, उसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब पैराबोला का माउथ जो है y एक्सिस की तरफ ओपन करना, मतलब इस तरह से। ये देखिए, ये जो इसका माउथ है ना, ये y की तरफ खुला हुआ है, ऊपर की तरफ खुला हुआ है। तो इसका मतलब पैराबोला कभी आपको बनाने में डिफ़िकल्टी आए तो इस तरह से पैराबोला हमें बनाना होता है कि इसका माउथ जो है स्मॉल वेरिएबल की तरफ खुल जाए। फिर इसमें एक और चीज़ आती है, उस नेक्स्ट पार्ट को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट स्लोप। स्लोप कांस्टेंट का मतलब होता है कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनी होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो अगर आप उसकी स्लोप की बात करें तो हर एक पॉइंट पे आपका जो स्लोप का वैल्यू होगा एक सिंगल वैल्यू होगा जो बार बार बदलेगा नहीं। तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पे इस पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्लोप की बात करेंगे तो हम कहेंगे इसकी स्लोप जो होती है वो कांस्टेंट रहेगी। तो स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज रिमेन कांस्टेंट। फिर हम बात करते हैं वेरिएबल स्लोप की। वेरिएबल स्लोप का ग्राफ जो होता है वो आपके पास दो तरीके से आपको मिल सकता है। आइदर कुछ ऐसा ग्राफ बन जाए और आइदर फिर आपके पास दूसरा जो है हम बनाएं ऐसा ग्राफ बन जाए। तो इस तरह से दोनों में से कोई भी सेक्शन आपको मिलता है उसको हम वेरिएबल स्लोप कहते हैं। तो फर्स्ट वाले में जो स्लोप है उसके अंदर अगर हम इस तरह से ये कोई दो टेंजेंट बनाएं तो टेंजेंट का जो इंक्लिनेशन है ऐसे देखा जाए तो ये बढ़ता जा रहा है और इंक्लिनेशन बढ़ने जाने की वजह से इसको हम लोग इंक्रीजिंग स्लोप में लेके जाते हैं। इंक्रीजिंग स्लोप, वंस अगेन आई एम ड्राइंग द सेम डायग्राम, जो कि वहाँ पे मैंने टेंजेंट बनाया तो काफ़ी सारा हाइड हो गया। अगर आपको लगता है ऐसे जाते जाते ग्राफ एकदम ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इस ग्राफ को हम इंक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ कहते हैं। यहाँ पे अगर आप टेंजेंट मार्क करें तो टेंजेंट धीरे धीरे नीचे होती जा रही हैं और इस तरह से ऐसे घूमती जा रही हैं। उसमें जो टेंजेंट है वो ऐसे आगे ऊपर की तरफ जा रही थी, यहाँ पे टेंजेंट नीचे की तरफ जा रही है। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है इसे हम डिक्रीजिंग स्लोप की कैटेगरी में लेके जाते हैं। तो ये जो ग्राफ है वो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है y पहले तो बढ़ रहा था, बाद में धीरे धीरे कम होने की कैटेगरी में मूव कर रहा है। इसमें ऐसा है कि जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है y बढ़ता ही जा रहा है और तेज बढ़ता जा रहा है, लेकिन वहाँ पे ऐसा होगा जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है y कम होने की कैटेगरी में मूव कर रहा है, वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो इसे हम डिक्रीजिंग स्लोप कहते हैं। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग स्लोप एंड द ब्रीफ interview, a brief some knowledge based on this graphical section। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ग्राफिकल सेक्शन के क्वेश्चंस को आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने ग्राफ का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन की बात करी है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ के बाद नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ ग्राफिकल एनालिसिस, हाउ टू सॉल्व देम, व्हाट आर द स्ट्रैटेजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो हमें चेक करना है, तो इसे हम अब स्टार्ट करेंगे। तो अभी वाली वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट को मैं यहाँ ब्रेक करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो है पूरा ग्राफिकल सेक्शन को सॉल्व करने का आपको मेथड सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच बच्चों।